नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के खंड शिक्षा अधिकारी के बैच में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक, देखिए एक समय था 2015 तक इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। यहां से अक्सर सवाल बन जाते थे, अक्सर मतलब अक्सर बन जाते थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि वो मध्यकालीन में इमारतों से सवाल बनाना चालू कर दिए हैं। और हो सकता है इल्तुतमिश का एक बहुत कॉमन सा लॉजिक सा पॉइंट है कि तुर्काने चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया, तो उसका आंसर होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको सुबह ही क्लास याद होगी तो मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी और दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला इल्तुतमिश है। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और यही नहीं, सबसे पहले सुल्तान की उपाधि दिल्ली सल्तनत में धारण करने वाला इल्तुतमिश है। और उस प्रकार सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन है? महमूद गजनबी है। इल्तुतमिश क्या था? ये इल्बरी जाति का तुर्क था। जैसे वो मामलुक जाति का था ना ऐबक दोस्त, वैसे इल्तुतमिश इल्बरी जाति का तुर्क था और इसने शमसी वंश की स्थापना की थी। और इसके साथ साथ क्या है कि इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जैसा अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया कि गौरी ने सबसे पहले दास्ता मुक्त पत्र किसको दिया था? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश के शासनकाल की दूसरी सबसे खास घटना है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के ही शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और गुलाम था और ऐबक भी तो सुल्तान की उपाधि ना धारण करके गौरी के गुलाम के रूप में शासन किया। तो ऐबक गौरी का गुलाम, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम। भाई दास्ता मुक्त तो मिल गया, लेकिन जब गुलाम वंश की स्थापना हुई तो ऐबक का तो गुलाम बन गया ना इल्तुतमिश। तो ऐबक गौरी का गुलाम, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश को कहा गया। तो जो अगला पॉइंट है, जो अगला शासक है वो है इल्तुतमिश 1211 से 1236। अब आप कहेंगे कि सर 1210 आप ऐबक को मार डाले थे, 11 कैसे पहुंच गए? क्योंकि ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में कुछ समय के लिए आराम शाह शासक बनता है। कौन शासक बनता है? आराम शाह। और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में कौन शासक होता है? आराम शाह शासक होता है। और आराम शाह जो होता है उसकी हत्या किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तो हमने क्या कहा, सेम ऐसे ही सिनॉप्सिस आप अपने नोट्स में बनाइएगा दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूं मध्यकालीन का। हमने क्या कहा कि सबसे पहले दास्ता मुक्त पत्र पाने वाला, मतलब गौरी ने सबसे पहले जिसको दास्ता मुक्त किया था वो कौन था? इल्तुतमिश था। इसके साथ साथ ये दिल्ली का सुल्तान बनने के पहले बदायूं का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। इसके साथ साथ हमने क्या बताया, ये इल्बरी जाति का तुर्क था। किस जाति का? इल्बरी जाति का तुर्क था और इसने शमसी वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? शमसी वंश की। और इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और गुलाम था। यही कारण है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। यही कारण है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? इल्तुतमिश। और खास बात मैंने क्या बताई कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? इल्तुतमिश ने धारण की थी। उसके बाद क्या हुआ कि यल्दौस था, ठीक, बंगाल, ये भी सूबेदार था। गौरी ने इसको भी बंगाल का सूबेदार बनाया।
यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था और तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी और अब इसके बाद इल्तुतमिश का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा और इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी या चालीसा नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। चालीसा कहने का मतलब इसमें 40 अमीर होते थे। अमीर माने इसमें पैसों से मत समझिएगा कि पैसों से अमीर नहीं, पहले जिसके पास 1000 सैनिक होते थे उसे अमीरे आखुर के पद से नवाजा गया था। किस पद से? अमीरे आखुर के पद से। तो 40 अमीर कहने का मतलब कितने सैनिक हो गए? 40,000 सैनिक हो गए। तो 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तृतीय युद्ध, जिसमें कौन पराजित हुआ? यल्दौज पराजित हुआ और इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी या चालीसा नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि चालीसा दल का गठन किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। यही नहीं, 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का जो आक्रमण हुआ था वो भारत में सर्वप्रथम इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हुआ। तो 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण भारत में इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हुआ और चंगेज खां का वास्तविक नाम तेमुजिन था। खंड शिक्षा अधिकारी वाले मेरे दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था, तो चंगेज खां का वास्तविक नाम तेमुजिन था। बात क्या है कि पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, मतलब पैसे। सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत करवाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। पहले सैनिकों को भूमि दी जाती थी और उस भूमि को इक्ता कहा गया। तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था। और कभी भी किसी ने पूछा कि इक्ता व्यवस्था क्या थी, तो आप कहिएगा सैनिकों को दी जाने वाली भूमि को इक्ता व्यवस्था कहा गया। ठीक, सैनिकों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा गया? इक्ता व्यवस्था या इक्ता कहा गया और इस व्यवस्था को क्या कहा गया? इक्ता व्यवस्था। बाकी इल्तुतमिश के बारे में हमने आपको बताया कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। सबसे खास बात है जैसे भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद कुबतुल इस्लाम है, उसी प्रकार भारत में सबसे पहले मकबरे का निर्माण करवाने वाला इल्तुतमिश है। यही रीजन है कि इल्तुतमिश को भारत में मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। इसने मनकापुर में, समझिएगा, अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद, देखिए नसीरुद्दीन महमूद नाम के कई सारे व्यक्ति मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये दूसरा, ये पहला है, दूसरा है। सॉरी, नसीरुद्दीन महमूद के नाम के कई सारे व्यक्ति थे, ठीक, कई सारे राजा थे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मनकापुर में मकबरा बनवाया है और ये भारत में बनवाया गया सर्वप्रथम मकबरा है। यही कारण है इल्तुतमिश को मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले मकबरे का निर्माण करवाने वाला इल्तुतमिश था और भारत में मकबरों का जन्मदाता किसे कहा गया? इल्तुतमिश को कहा गया। और इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। कभी भी किसी ने आपसे पूछा कि, क्योंकि देखिए इसका पुत्र था रुकनुद्दीन था, जो कि बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का था और ये अच्छे से जानता था इल्तुतमिश ये अयोग्य है, ये शासन करने की क्षमता नहीं इसके अंदर है, इसीलिए रुकनुद्दीन की जगह पर इसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। क्लियर? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इल्तुतमिश के बाद जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है वो है रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक। देखिए, रजिया सुल्तान की कोई खास बात नहीं है, मेरी बात समझिए। बस एक ही चीज है कि भारत की जो पहली महिला मुस्लिम शासिका है वो रजिया सुल्तान है। बात क्या है कि शरीयत एक शब्द है। शरीयत, इस्लाम धर्म में शरीयत मतलब होता है नियम कानून। और दिल्ली शरीयत में यह कहा गया था कि कभी भी कोई महिला और अपंग व्यक्ति गद्दी पर नहीं बैठेगा। समझिएगा, कभी भी कोई महिला और अपंग व्यक्ति दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। यही कारण है कि इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान अर्थात रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान की मदद से इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठता है। लेकिन रुकनुद्दीन एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और तुर्क सरदारों ने रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यही कारण है कि रजिया ने लाल रंग के वस्त्र पहनकर जामा मस्जिद अभी बना नहीं था, लेकिन उस समय आज वो जगह जामा मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए मैं कह रहा हूं। रजिया सुल्तान ने लाल रंग के वस्त्र पहनकर जामा मस्जिद के सामने न्याय की मांग की थी और रुकनुद्दीन शासन करने के योग्य नहीं था। यही कारण है तुर्क सरदारों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर रजिया को गद्दी पर बैठा दिया, जिसे दिल्ली शरीयत में सर्वप्रथम उल्लंघन के नाम से जानते हैं। उल्लंघन स्पेलिंग नहीं आ रही में से, समझिएगा। तो क्या कह रहे थे कि रजिया का गद्दी पर बैठना दिल्ली शरीयत का सर्वप्रथम उल्लंघन था, क्योंकि यह शरीयत नियम कानून में यह था कि कभी भी कोई महिला या अपंग व्यक्ति दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। अब क्या है कि ये लोग तुर्क हैं और एक अरबसीनिया जाति का व्यक्ति था याकूत, जिससे रजिया को प्रेम था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार कहते हैं। लेकिन एक इतिहासकार था मिराज कहता है कि रजिया हाइट में बहुत छोटी थी और जब वो घोड़े पर बैठती थी तो याकूत नीचे से हाथ लगाता था और रजिया याकूत के हाथ पर पैर रखकर घोड़े पर बैठती थी, जिसको लोगों ने प्रेम प्रसंग का नाम दे दिया। रजिया और याकूत के बीच में प्रेम संबंध का नाम दे दिया। लेकिन जो भी था, रजिया ने याकूत को अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो रजिया ने अरबसीनिया जाति के एक व्यक्ति, समझिएगा, अरबसीनिया जाति के एक व्यक्ति याकूत को अपना सेनापति नियुक्त किया था, जिसके कारण तुर्क सरदार रजिया से नाराज हो गए थे। भाई ये दूसरी जाति का है, एक तो पहली बात शरीयत का उल्लंघन करके तुमको गद्दी पे भी बैठा रहे हैं और ऊपर से तुम क्या है किसी और से विवाह कर रहे हो या किसी और को अपना सेनापति बना रहे हो जो हमारी जाति का नहीं है, जिसके कारण तुर्क सरदार जो थे वो रजिया से नाराज हो गए। अब देखिए, कई सारे रजिया के बारे में ऐतिहासिक कंट्राडिक्शन है। कहा जाता है कि रजिया और अल्तुनिया में युद्ध हुआ था और रजिया पराजित हुई थी और अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि रजिया का भाई बहराम शाह जो था उसने क्या किया कि पंजाब के कैथल के पास हिंदू डाकुओं के द्वारा रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा दी। कुछ लोग कहते हैं कि रजिया को जब अल्तुनिया ने कारागार में डाला तब अल्तुनिया ने रजिया को विवाह का ऑफर दिया। दोनों का अपना अपना स्वार्थ था, क्योंकि अगर रजिया और अल्तुनिया का विवाह हो जाता तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अल्तुनिया बच जाता और रजिया ने यह सोचा कि एक बार दिल्ली पहुंचे उसके बाद वैसे भी इनको हटा देंगे। तो यही रीजन था, आप याद रखिएगा, रजिया का पति अल्तुनिया था। ठीक, रजिया का पति कौन था? अल्तुनिया था। बहराम शाह जो रजिया का भाई था वो सारी चीज देख रहा था। उसने क्या किया कि भटिंडा के विद्रोह में, समझिएगा, भटिंडा के विद्रोह में अमीरों के द्वारा, अमीरों माने समझ रहे हैं, चालीसा दल के सदस्य, अमीरों के द्वारा पहले तो याकूत की हत्या करवा दी, इनको साइड लगवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, पंजाब के कैथल के पास
पंजाब के कैथल के पास हिंदू डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। अब हिंदू डाकुओं ने क्यों की? भाई जाहिर सी बात है बहराम शाह के कहने पर ही की होगी। तो बहराम शाह के कहने पर हिंदू डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। मतलब याकूत भी मारा गया, रजिया का पति भी मारा गया, रजिया भी मारी गई। अब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बन जाता है? एकदम सही, बहराम शाह। तो देखिए रजिया के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है वो कौन था? बहराम शाह। और बहराम शाह की खास बात क्या है? इसने नाइब के पद का गठन किया था। नाइब मतलब होता है सेनापति। इसने सेनापति के पद को एक नया नाम दिया, नाइब का पद। इतना डीप आपको नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, बस जान के रखिए नॉलेज के लिए, ठीक है। रजिया की यही खास बात है कि इतिहासकार कहते हैं कि रजिया में शासिका बनने के सारे गुण थे, बस एक ही अवगुण था कि वो महिला थी। मतलब क्या महिला थी? मतलब क्या इमोशंस होंगे, इमोशनल हो गए, इमोशनल टच होते हैं उनमें ज्यादा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ऐसा मैंने किताब कहते हैं, ठीक है। ऐसा होती भी है, वी मस्ट रिस्पेक्ट देम, हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। हम खुद करते हैं, ठीक है, हमारे खुद 5 सिस्टर्स हैं, तो हमें पता है कि लोगों की रिस्पेक्ट, महिलाओं की रिस्पेक्ट क्या होती है, ठीक है। आप भगवान की इज्जत करिए ना करिए, लेकिन अपने माता पिता, अपनी बहनों की इज्जत जरूर करिए। जिंदगी में कोई भी आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन आपकी बहनें हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि खास बात क्या है कि रजिया का गद्दी पर बैठना दिल्ली शरीयत का सबसे पहला उल्लंघन है। भारत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान है। रजिया का पति अल्तुनिया है। पंजाब के कैथल के पास इसकी हत्या कर दी गई और इसकी हत्या इसके भाई बहराम शाह ने किया था। और बहराम शाह ने एक नए पद का गठन किया था। कौन सा पद था? नाइब। ये था रजिया सुल्तान। मैं फिर कह रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ लीव कर रहा हूं, नहीं, मैं इसलिए क्लास ज्यादा ले रहा हूं, सुबह से लगातार ले रहा हूं, ठीक है, बस इसलिए कि आपकी पूरी चीजें समाप्त हो। रजिया के बाद जो गुलाम वंश का आखिरी महत्वपूर्ण शासक था वो था बलबन। बीच में बहराम शाह के बाद फिर बनता है फिरोज, उसके बाद बनता है नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद किसका दामाद था? बलबन का। नसीरुद्दीन महमूद के भी शासनकाल में सारी शक्तियां किसके हाथ में थी? बलबन की। तो गुलाम वंश का जो आखिरी महत्वपूर्ण शासक था, आखिरी नहीं, आखिरी महत्वपूर्ण शासक जो था वो कौन था? बलबन। बलबन की खास बात क्या है कि जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था, बलबन उस चालीसा दल का एक सदस्य था। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि निम्न में से दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो चालीसा दल का सदस्य था, तो आपका आंसर होगा बलबन। यही नहीं, बलबन की कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे राजत्व का सिद्धांत, ठीक है, लौ और रथ की नीति, नौरोज त्योहार, सिजदा और पैबोस, ये तमाम चीजें बलबन के द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई, लाई गई। जैसे कि कुषाण वंश में था कि उन्होंने अपने राजत्व में दैवीय शक्ति को एंट्री दी, मतलब राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, राजा पृथ्वी का ईश्वर होता है, उसी को बलबन ने एक नया नाम दिया, राजत्व का सिद्धांत, ठीक। तो पहले थोड़ी सी बात बता देते हैं, बलबन के पहले दिल्ली सल्तनत का जो शासक था, बलबन के पहले जो दिल्ली सल्तनत का शासन था वो था नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद जो था ये बलबन का क्या था? दामाद था। बलबन का क्या था दोस्तों? दामाद था। नसीरुद्दीन महमूद की खास बात है ये अपने द्वारा निर्मित टोपियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। पहले ये लाइन जब हम लोग छोटे थे हम लोग ये लाइन पढ़ते थे औरंगजेब के बारे में, लेकिन औरंगजेब टोपियां नहीं, औरंगजेब कुरान की पंक्तियां लिखकर बेचता था और उससे जो पैसे आते थे वो अपना जीवन यापन करता था। मतलब औरंगजेब अपने जीवन यापन के लिए राजकोष से एक भी रुपया नहीं लेता था, वो अपने द्वारा निर्मित अपने द्वारा लिखित कुरान की पंक्तियों को बेचता था और उससे जो पैसे आते थे उससे अपना जीवन यापन करता था। और जो ये नसीरुद्दीन महमूद था ये अपने द्वारा निर्मित टोपियों को बेचता था और उससे जो पैसे आते थे उससे ही अपना जीवन यापन करता था। चूंकि नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में सभी शक्तियां बलबन के हाथ में थी, तो बलबन ने
नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाया और खुद दिल्ली सल्तनत का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। बलबन भी शमसी वंश का ही था, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन बलबन जो था ये चालीसा दल का एक सदस्य था, याद रखिएगा इस बात को। कभी भी पूछ सकता है कि निम्न में से व दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जो चालीसा दल का सदस्य था, तो आपका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत लाया था। राजत्व का सिद्धांत कहने का मतलब कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व राजा करता है। मतलब राजा जो है वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, या राजा जो है वो ईश्वर का सेवक है, जो इस पृथ्वी पर वो इस जनता का प्रतिनिधित्व करने आया है, और इसका चुनाव स्वयं राजा ने किया, स्वयं ईश्वर ने किया है, और इसी को राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि इसने राजत्व का सिद्धांत लाया था, इसीलिए बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला, या और किताबों में मिलता है ईश्वर का सेवक। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिल्ले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की, क्योंकि इसने राजत्व का सिद्धांत लाया था। इसके साथ बलबन ने लौ और रक्त की नीति लाई थी। अब लौ और रक्त की नीति से आप ये कहेंगे कि सर बलबन जो था, लौ और रक्त की नीति से आप ये कहेंगे कि सर बलबन जो था वो अपने दुश्मनों का मतलब खून का बदला खून, यही सोच रहे हैं ना आप, खून का बदला खून। गलत। बलबन कहता था कि जब भी मैं, ध्यान सुनिएगा, अभी मैं बलबन फील कर रहा हूं अपने अंदर, जब भी मैं किसी आलसी और विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति को देखता हूं, कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं आलसी और विलासी, नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब भी मैं किसी आलसी और विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी बाह हाथ फड़फड़ाते हुए अपने आप मेरे तलवारों पर चली जाती है, और मेरा मन करता है कि उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दूं। कहने का मतलब बलबन कभी भी किसी आलसी और विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपने राज दरबार में, साम्राज्य में नहीं चाहता था। यही कारण है कि बलबन सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में होने वाले नृत्य मतलब डांस, संगीत, मदिरापान और हंसी पर भी प्रतिबंध लगाया था। कहा जाता था कि जब इसके दरबार में कोई बात का डिस्कशन हो रहा हो, अगर उस समय कोई हंस देता था तो उसकी जुबान ये कटवा देता था। तो चूंकि इसे ये कट्टर मतलब कट्टर शासक था, कट्टर मतलब क्या कि अपने राज्य के प्रति, साम्राज्य के प्रति वो बहुत सीरियस रहता था, इसीलिए उसने तमाम प्रकार की विलासिता वाली चीजें जो दरबार में होती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें था नृत्य, संगीत, मदिरापान और हंसी पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? बलबन था। बलबन ने अपने दरबार में एक ईरानी या फारसी प्रथा सिजदा और पैबोस लाया था, और एक ईरानी या फारसी त्योहार नौरोज त्योहार लाया था। ये दोनों जो थे वो ईरानी या फारसी थे, ठीक है। लेकिन जब भी आपको पूछा जाएगा कि सिजदा और पैबोस कहां की प्रथा है, तो आपका आंसर अगर ऑप्शन में ईरानी और फारसी दोनों दिया रहेगा तो पहली प्राथमिकता फारसी को देंगे। अगर फारसी नहीं दिया रहा तो आप क्या टिक करिएगा? ईरानी टिक करिएगा। सिजदा और पैबोस, सिजदा मतलब होता है कि राजा के सामने जाना और घुटने पे गिरकर राजा को सलाम करना, और पैबोस मतलब होता है कि लेटकर राजा के पैरों को चूमना। जैसे हिंदू धर्म में दंडवत प्रणाम होता है, दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को, सीधा से मुंह के बल तो नहीं गिरते, पहले घुटने पे झुकते हैं तब लेटते हैं। सेम उसी प्रकार इस्लाम धर्म में जैसे नमाज पढ़ा जाता है, तो ये सिजदा और पैबोस पर प्रतिबंध है। लेकिन आज भी देखा जाए तो सिजदा और पैबोस जो है वो है, लेकिन वो दूसरे वे में है। तो इसने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति राजा के सामने आएगा तो घुटने पे गिरकर राजा को सलाम करेगा और लेटकर राजा के पैरों को चूमेगा। इसी को कहा गया सिजदा और पैबोस, और सिजदा और पैबोस पे प्रतिबंध लगाने वाला शाहजहां था। नौरोज त्योहार जो था, नौरोज त्योहार एक प्रकार का मेला लगता था। उसमें, इस मेले में पूरे साम्राज्य को ईरानी या फारसी तरीके से सजाया जाता था, और नौरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगाने वाला औरंगजेब था। लेकिन सबसे खास बात,
दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुप्तचर विभाग का गठन करने वाला बलबन था। जैसे प्राचीन भारत में गुप्तचर विभाग का जिक्र जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जो कि मौर्य वंश में हुआ, उसी प्रकार मध्यकालीन भारत में सबसे पहले गुप्तचर विभाग का गठन करने वाला कौन था? बलबन था। याद रखिएगा, बलबन का पुत्र था बोगरा खां, और बोगरा खां जो था वो गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। जब बलबन उसको गद्दी पर बैठाना चाहा तो बोगरा खां गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। यही कारण है कि बलबन ने अपने एक अपंग पोते कैकुबाद को गद्दी पर बैठाया। अपंग शब्द आ गया, और दिल्ली सल्तनत में नियम था कि कोई भी महिला या अपंग व्यक्ति शासन नहीं कर सकता था। इसीलिए बलबन ने जब अपने बाद कैकुबाद को गद्दी पर बैठाया तो कैकुबाद एक अपंग शासक था, जिसे दिल्ली शरीयत में द्वितीय उल्लंघन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, दिल्ली शरीयत का पहला उल्लंघन था क्या? एकदम सही, रजिया का गद्दी पर बैठना। और दिल्ली शरीयत का दूसरा उल्लंघन क्या था? एकदम सही, कैकुबाद का गद्दी पर बैठना। और कैकुबाद की कोई खास बात नहीं है, और गुलाम वंश का आखिरी शासक था शमसुद्दीन कैमर्स। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का आखिरी शासक था शमसुद्दीन कैमर्स था। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और शमसुद्दीन कैमर्स, उसके बाद फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम खिलजी वंश प्रारंभ करेंगे। उसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद की क्लास में हम तुगलक वंश खत्म करेंगे। फिर उसके बाद फिर सैयद वंश और लोधी वंश एक साथ, फिर मुगल पे आ जाएंगे। मतलब 8-9 क्लास और है, वो जैसे एक दिन में 2-3 क्लास जाती रहेंगी, चली जाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चीजें चलती रहेंगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोपहर में खाना खा लिए, देखकर सो जाइए, शाम को रिवाइज करिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, टेंशन एकदम मत लीजिएगा। हम ठीक हैं, उम्मीद करिए आपकी मैं ठीक रहूं, इसी तरह लगातार क्लास लेता रहूं, आप भी ठीक रहें, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गौरव पांडे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।